स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात के वडोदरा में आग का तांडव। पटाखे की 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। हरणी में टिम्बर मार्केट में आग लगी है। पटाखों में विस्फोट होने से यह आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। बड़ी खबर गुजरात से, वडोदरा में आग का तांडव। पटाखे की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग। हरणी में टिम्बर मार्केट में आग लगी है। ये तस्वीरें देखिए, आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। 16 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पहुंची, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप। पटाखों में विस्फोट होने से ये आग लगी और फिर धीरे धीरे इस आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। 2 फैक्ट्रियों में, पटाखे की 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है। गुजरात वडोदरा से ये तस्वीर। और रीट के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, खुश खबर है। आज रीट का रिजल्ट आ जाएगा। जो इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे वो इंतजार खत्म। आज रीट का रिजल्ट आएगा। आज जारी होगा रीट का परिणाम सुबह 8 बजे, यानी 1 घंटे बाद रीट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। रीट समन्वयक जारी करेंगे परिणाम। 26 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी और आज इसका परिणाम जारी हो जाएगा, ठीक 1 घंटे बाद 60 मिनट बाद। अजमेर से सहयोगी चंद्रशेखर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ठीक 1 घंटे बाद रीट का परिणाम, इंतजार खत्म होगा उन अभ्यर्थियों का जो इंतजार कर रहे थे परिणाम का। बिल्कुल सुमित, जो रिजल्ट है उसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अब से ठीक 1 घंटे बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष और रीट परीक्षा के समन्वयक जो है डीपी जारोली, वो परिणाम जारी करेंगे। गत 26 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ विवाद भी रहे, पेपर लीक जैसी घटनाएं भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद 1 महीने से कुछ समय ज्यादा में ये परिणाम आज जारी किया जाएगा। जी 1 घंटे बाद ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कितने अभ्यर्थी, एक बार बताएं चंद्रशेखर, बता सकें आप कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, कितने अभ्यर्थियों की आज किस्मत का परिणाम ये जारी होने जा रहा है? देखिए, रीट परीक्षा जो है वो 2 लेवल के अंदर आयोजित की गई थी, 2 स्तर पर आयोजित की गई थी, प्रथम और द्वितीय स्तर पर। दोनों ही स्तर की यदि हम बात करें तो करीब 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें शामिल हुए थे, जिनके भाग्य का फैसला आज होगा। और रीट समन्वयक जो है डीपी जारोली, वो दीपावली से पहले अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। जी, और किस किस प्लेटफॉर्म पर ये परिणाम दिखाया जाएगा? जी हाँ चंद्रशेखर जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की साइट पर ये परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उस पर जाकर आप ये परिणाम देख सकते हैं। ठीक 1 घंटे बाद 60 मिनट बाद 8 बजे ये परिणाम जारी हो जाएगा। आज रीट परीक्षा का परिणाम सुबह 8 बजे। और अब बात 2 सीटों के दंगल की। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज परिणाम आएगा उपचुनाव का। धरियावद और वल्लभनगर सीटों पर उपचुनाव हुआ और आज उसके नतीजे आएंगे। काउंटिंग होगी, सुबह 8 बजे से शुरू होगी और बताया जा रहा है 12 बजे तक ये चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की साख दांव पर लगी है। वल्लभनगर में चतुष्कोणीय मुकाबले में कांग्रेस फंसी है। वहीं धरियावद में किसको मिलेगा आदिवासी वोटर का साथ, ये भी आज साफ हो जाएगा। तो 2 सीटों पर वल्लभनगर और धरियावद, इन दोनों सीटों पर हालांकि जीत हार से कुछ ज़्यादा, संख्या बल के हिसाब से बात करें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोनों ही पार्टियों को, लेकिन साख दांव पर है। कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और
ये सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, फाइनल से पहले, 2023 से पहले। दो का दंगल, किसका मंगल? रण खत्म, अब फैसले की घड़ी। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। कौन बनेगा उपचुनाव का सुल्तान? वो घड़ी आ गई जिसको लेकर सियासी गलियारे को बेसब्री से इंतजार था। 2 नवंबर को प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में कड़े इम्तिहान के बाद परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। बात वल्लभनगर की करें तो यहां कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद हुआ उपचुनाव। विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड 71.85% मतदाताओं ने डाले वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत और बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला के बीच टक्कर। वहीं धरियावद सीट पर हुए चुनावी घमासान के बाद परिणामों पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। बीजेपी विधायक गौतम लाल के निधन के बाद हुआ उपचुनाव। विधानसभा उपचुनाव में 69.61% मतदाताओं ने डाले वोट। कांग्रेस के नगराज मीणा और बीजेपी के खेत सिंह के बीच टक्कर। गहलोत सरकार के कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ताधारी कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत वल्लभनगर और धरियावद सीट पर कमल के खिलने का दावा कर रही है। वल्लभनगर और धरियावद चुनाव में गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी और विकास की नीतियों का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। मेरा ये मानना है कि दोनों जगह बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग बहुत परेशान थे और आज तो हद तब हो गई जब मोदी सरकार ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। लोगों के घाव पर नमक छिड़कने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से तानाशाही और जुल्म की राजनीति कर, उसका एक रिएक्शन है। कभी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जनता की भावनाओं के विपरीत जनता के घाव पर मरहम लगाने के बजाय यदि आप नमक छिड़कोगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही जगह परिश्रम किया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी खूब प्रवास किए, सघन दौरे किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो मूड मैंने देखा वो कांग्रेस के खिलाफ है। इसलिए धरियावद में खेत सिंह मीणा जी और वल्लभनगर में हिम्मत सिंह झाला दोनों की स्थिति अपेक्षाकृत दूसरे उम्मीदवारों की अच्छी मजबूत है। किसके दावे में कितना दम है और किसके वादों पर जनता जनार्दन ने मुहर लगाई है, इसका फैसला कुछ घंटों में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हैं और प्रतापगढ़ से चंचल सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उदयपुर लिए चलते हैं आपको। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, क्या कुछ तैयारियां अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, कितने राउंड में काउंटिंग होगी, क्या तैयारियां, तस्वीर अगर आप दिखा सके वहां क्या हलचल है अभी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं मतगणना स्थल पर मौजूद हूँ और मतगणना स्थल पर आपको मैं तैयारियों की तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात के बीच
जो मतगणना से जुड़े जो कर्मचारी हैं उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया गया है। सभी की पूरी तरह से चेकिंग की गई है और जो जरूरी सामान जो कि अंदर ले जाने के लिए अनुमत है वही यहाँ से अंदर ले जाने दिया गया है। अगर हम मतगणना की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल 23 राउंड में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होगी। 23 राउंड में मतगणना के लिए 2 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। प्रत्येक कक्ष में 7-7 टेबल लगाई गई है। कुल 14 टेबल पर 23 राउंड में वल्लभनगर विधानसभा का नया विधायक कौन होगा इसका चयन हो जाएगा। कुल मिलाकर तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी है। 1,82,400 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। यहाँ पर कुल 71.85% मतदान यहाँ पर हुआ था। तो ठीक 8 बजने के साथ में मतगणना शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुल 1049 डाक मतपत्र वल्लभनगर विधानसभा सीट में प्राप्त हुए हैं, जिसमें पोलिंग कर्मचारियों के अलावा सर्विस वोटर शामिल है और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वे बुजुर्ग मतदाता शामिल है जिन्होंने वोट फ्रॉम होम का चयन किया था। दिव्यांग मतदाता शामिल है जिनके घर निर्वाचन विभाग ने जाकर डाक मतपत्र के मार्फत वोटिंग करवाई थी। तो 1049 डाक मतपत्र भी मिले हैं जिनकी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा ठीक 8 बजने के साथ में पहली ईवीएम खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ईवीएम खुलने के साथ में ही जल्द से जल्द रुझान आने की भी पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि करीब 10 बजे तक स्थिति स्पष्ट होने लगेगी, क्योंकि वल्लभनगर विधानसभा पर पूरे राजस्थान की नजर टिकी हुई है। इस विधानसभा में चतुष्कोणीय मुकाबला बना हुआ है। भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ पर जनता सेना और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी कड़ी टक्कर में दिखाई दे रही है। तो इस विधानसभा के परिणाम पर सभी की नजर है। मुख्य रूप से अगर हम राज्य सरकार की प्रतिष्ठा की बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम सरकार की प्रतिष्ठा पर भी बड़ा सवाल है। तो वहीं विपक्ष जो सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में गई थी, तो ये परिणाम बताएंगे कि जनता को किन के मुद्दे, किन की बातें ज्यादा पसंद आई है। जी सुमित। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ। चंचल, बताइए क्या चल रहा है? वक्त अब कुछ ही रह गया है काउंटिंग शुरू होने में। जी बिल्कुल, अब काउंटिंग शुरू होने में अब कुछ ही देर की बात है। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासनिक अमला का आना शुरू हो गया। मतगणना के लिए जो वो मतगणना कर्मी हैं उन्हें एक एक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करके उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हाल ही में पर्यवेक्षक भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो जिनकी उपस्थिति में मतदान की जो पेटियां जो है, ईवीएम जो है वो खोली जाएगी और उसके बाद में पहले बैलेट, पोस्टल बैलेट जो है उनकी काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। इसके लिए 2 हॉल में 7-7 टेबल लगाए गए हैं जिन पर ये काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया होगी और 24 राउंड में यह पूरी मतगणना की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। जी। और क्या कुछ किसी तरह की कोई गाइडलाइन दी गई है कोरोना को देखते हुए? अगर बात करें हम, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे, आज का दिन काफी अहम है। जी बिल्कुल, कोरोना की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की यहाँ हिदायत दी गई है। साथ में सभी को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड, जो कार्मिक हैं उन्हें फेस शील्ड भी उपलब्ध कराई गई है। और साथ में टेबल के ऊपर भी आपस में किसी प्रकार की कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना नहीं हो, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और फेस शील्ड के साथ मास्क, सैनिटाइजर और सभी को उचित दूरी का भी ध्यान रखा गया और सभी को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत भी दी जा रही है। जी सुमित। कपिल, अगर हम शुरुआती बात करें, कितने बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, कितने बजे तक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, रिजल्ट आने में सुमित करीब माना जा सकता है कि 12 से 1 बजे तक का समय निकल सकता है, क्योंकि मुकाबला बेहद कड़ा है। और दूसरा जो ये माना जा रहा है कि जो मार्जिन होगा वो बेहद कम मार्जिन सामने आ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर रिकाउंटिंग्स की जो संभावना है वो अभी से सामने आने लगी है कि यदि बहुत कम मार्जिन से होगा तो जो राजनीतिक दल के जो एजेंट्स जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए फिर से काउंटिंग करवाने की यहाँ पर बात कर सकते हैं। लेकिन करीबन 9 से 10 बजे तक स्पष्ट रुझान आने सामने आ जाएंगे। 10 से 11 बजे के बीच में स्थितियाँ
काफी हद तक स्पष्ट होने लगेगी। हालांकि मतलब अगर 12 बजे तक मुकाबला रिजल्ट इतना आता कड़ा है है और कि फिर किसी भी रिकाउंटिंग होती है तो उसमें वक्त और निष्कर्ष लग पर सकता है जल्दी आगे। पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी 9 बजे बाद में कौन आगे है, कितने वोटों से आगे, जब जब एक एक राउंड की काउंटिंग पूरी होती जाएगी तो ये जो रुझान है, राउंड वाइज जो रुझान है, वो सामने आने लगेंगे और थोड़ी बहुत स्थिति यहाँ पर सुधरने लगेगा, सामने आने लगेगी। दूसरी ओर देखिए सुमित, अभी यहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो जो पोलिंग एजेंट है, ये जो मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ से पोलिंग जो मतगणना कर्मचारी हैं उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और जो मतगणना के जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है उनके प्रवेश के लिए दूसरे गेट पर व्यवस्थाएं की गई है। वो लोग जिन्होंने दोनों डोज कोविड वैक्सीन की लगा दी है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। और यदि किसी का वैक्सीनेशन कोर्स पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उम्मीदवार या फिर उम्मीदवार के जो एजेंट हैं उन्हें मतगणना कक्ष या मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा काफी कड़ी है। 30 अक्टूबर में को रात को जब यहाँ पर रिकॉर्ड रूम में ईवीएम जमा करा दी गई थी, उसके बाद से ही त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ये आर्ट्स कॉलेज का पूरा परिसर है। चारों ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस की ये मंशा है कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से इस मतगणना को संपन्न कराया जा सके। तो जब यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तभी से सुरक्षा घेरा शुरू हो जाता है और लगातार चेकिंग होने के बाद में ही जो मतगणना के जो एजेंट यहाँ पर आ रहे हैं, जो मतगणना के लिए कर्मचारी आ रहे हैं, उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। आप दोनों अपडेट आपसे हम तमाम लेते रहेंगे। कपिल और चंचल, फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुछ ही देर बाद रिजल्ट आना, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और कहा जा रहा है 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर रिकाउंटिंग होती है तो उसमें वक्त फिर और आगे बढ़ सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर पाली से है, जहां सोजत थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 162 पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची को सोजत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर महिलाओं के शवों को सोजत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग पाली से सोजत की तरफ जा रहे थे, तभी कार के सामने अचानक एक मवेशी सामने आ गया। मवेशी को बचाने के चक्कर में कार अचानक अनियंत्रित हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। सोमवार शाम से जयपुर शहर के सभी बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो गए। इस बार बाजारों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। वहीं छोटी चौपड़ पर सामूहिक सजावट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लाइटिंग का स्विच ऑन करके रोशनी की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट समिट में हिस्सा लिया और जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के सामने अपनी बात रखी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस दौरान पीएम ने स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः है। भारत ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पीएम ने कहा कि आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जय घोष है। राजस्थान कांग्रेस ने सदस्यता अभियान का आगाज किया। इस अभियान के जरिए प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के युवाओं से पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि आज देश की सत्ता पर फासिस्ट ताकतें काबिज हो चुकी हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं।
सीएम गहलोत ने जयपुर वासियों को 2 चौपाटियों की सौगात दी। सीएम ने प्रतापनगर और मानसरोवर में चौपाटी का लोकार्पण किया, साथ ही कोचिंग हब का भी अवलोकन किया। धरियावाद और वल्लभनगर के उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की साख दांव पर है। आज वल्लभनगर और धरियावाद उपचुनाव का परिणाम आएगा। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोहता चौक से आचार्य चौक तक सड़क नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जयपुर के एक होटल में वीर सावरकर पर लिखी गई पुस्तक सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पर सतीश पुनिया ने चर्चा की। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया। कहा कि जिन्ना आज़ादी के नायक थे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना से राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की। ये बेहद शर्मनाक है और उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नज़र महिला वोट बैंक पर है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। सोमवार सुबह घोषणा पत्र को जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से सोमवार को एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ की। विजिलेंस चीफ ने बताया कि समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया है। ड्रग्स केस के मसले पर एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर हमलावर नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेराया। उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। इनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस दिख रहे हैं। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 9 दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। 9 नवंबर तक बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर ही रहेंगे। सोमवार शाम को जयपुर शहर की छोटी चौपड़ पर सामूहिक सजावट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के सभी बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो गए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लाइटिंग का स्विच ऑन करके रोशनी की विधिवत शुरुआत की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सोमवार को उदयपुर यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने शाम को भारतीय लोक कला मंडल पहुंचकर लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अलवर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए OLX पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार को भी जब्त किया। अलवर में रात्रि गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी को तेज गति में आ रहे गौ तस्करों की पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में ASI और 2 कांस्टेबल को मामूली चोट आई। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 162 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा के श्यामनगर इलाके में पैंथर दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने इलाके में पैंथर की तलाश में सर्च अभियान चलाया। अलवर के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का सोमवार को ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बलबीर छिल्लर ने कहा कि जिले के बहरोड क्षेत्र मेरी जन्मभूमि है और मैं क्षेत्र के विकास के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के गुमती गांव में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक बलजीत यादव ने किया। प्रतियोगिता में अलग अलग तहसीलों की 63 टीमें भाग ले रही हैं। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति के नवनियुक्त प्रधान नसरू खान ने सोमवार को रामगढ़ पंचायत समिति का पद ग्रहण कर कार्यभार संभाला। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 104 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए, जहां 269 लाभार्थियों को पहली और 2970 को दूसरी डोज लगाई गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।